चलिए हमारा फर्स्ट सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट टैक्सेशन। इंडिया में टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्या स्ट्रक्चर, क्या फ्रेमवर्क जो है वो फॉलो किया जाता है। कुछ बेसिक बातें अगर हम स्टार्ट करें कि टैक्सेस क्या है, क्यों टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं, क्यों गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, फोर्स करती है लोगों को टैक्सेस पे करने के लिए। हो सकता है कुछ मेंबर्स को जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो, लेकिन हमारे जो कुछ न्यू मेंबर्स हैं जिन्हें टैक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं है, तो उनके लिए यह जानना जरूरी है कि इंडिया में टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, ईएसआईसी, ईपीएफ, टीडीएस, इन सभी की बात करें, अगर आपको टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्लियर होगा, अगर आपके बेसिक्स जो है वो आपके स्ट्रोंग होंगे, तो किसी भी टैक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इनिशियल लेवल पर ही बहुत स्ट्रोंगली जो है आपको उसको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंडिया जो कंट्री है उस कंट्री में क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। और इसके लिए यह जानना जरूरी है कि टैक्सेस क्या होते हैं, क्यों टैक्सेस लेवी किए जाते हैं, और इंडिया में जो टैक्सेस लेवी करने की जो पावर है, टैक्स लगाने की जो पावर है, वो किसके पास है और वो पावर उसको कैसे मिलती है। ये सभी कुछ बेसिक्स बातें हम अपने इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप सभी को पता है दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो गवर्नमेंट जो एज ए होल पूरी कंट्री को रन करती है, गवर्न करती है। और स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, वो गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर स्टेट को, पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी को जो है गवर्न करती है। तो इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट है बेसिकली, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और यह जो गवर्नमेंट है वो इस कंट्री को रन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर एज ए होल कंट्री को गवर्न करती है, और स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को, पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी को गवर्न करती है। और ये जो गवर्नमेंट्स होती है, इस गवर्नमेंट्स में कुछ लोग होते हैं, और वो लोग क्या होते हैं, इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ कंट्री। वो जो कंट्री है उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और वो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और ये जो गवर्नमेंट्स होती है ये कंट्री को रन करती है, स्टेट्स को रन करती है। तो कंट्री इज रन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल्स नोन एज गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन है, बेसिकली अपॉइंटेड बाय द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। अब वो जो गवर्नमेंट है वो जो कंट्री को रन करेगी, तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस होंगे। क्या चैलेंजेस होंगे कि बेसिकली उस गवर्नमेंट को क्या करना होता है। अगर हम बात करें, उस गवर्नमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो उस देश के, जो उस कंट्री के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, शिक्षा प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, रोड्स प्रोवाइड करना। और जो वॉयलेंस होते हैं, जो आतंकवादी, जो मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उस देश के कंट्री जो नागरिक है, सिटीजन्स है,
उनको कोई हानि पहुंचती है, तो कुछ वायलेंस जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करना, उनको ना होने देना। तो दैट मीन्स कोई वायलेंस एक्टिविटीज से अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, कि वो क्या करें, अपने सिटीजन्स को ये फैसिलिटीज, ये बेसिक जो फैसिलिटीज है वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। और आप सभी को पता है कि ये जो फैसिलिटीज जितनी भी हमने बात की, ये तो बहुत छोटी लिस्ट है, एक बहुत लंबी लिस्ट होती है जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो लिस्ट होती है गवर्नमेंट की। तो ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा सकती है? दैट मीन्स क्या बिना किसी पैसे के क्या कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को क्या ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएगी? द आंसर इज नो। क्योंकि कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कॉस्ट होती है, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, और इन गवर्नमेंट्स को भी क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है ये सभी फैसिलिटीज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करने की। और अब बात आती है कि इस पैसे को कैसे प्राप्त किया जाए, कहां से ये पैसा लाया जाए। तो ये पैसा उन नागरिकों से ही लिया जाता है और उन नागरिकों को ही ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें नागरिकों से जो पैसा लिया जाता है, वो पैसा लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। The government requires funds, money to fulfill its responsibilities. गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पैसा कलेक्ट करने के, मनी कलेक्ट करने के। अगर हम बात करें कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि ऑयल है, मिनरल्स है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को सेल करती है, और उस सेल से भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। गवर्नमेंट के पास कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, कुछ पीएसयूज होती है, कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट जो है उन पीएसयूज को रन करती है। और वो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, दैट मीन्स वो जो कंपनीज होती है, वो भी जो है पैसा अर्न करती है, पैसा कमाती है, और गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड गवर्नमेंट को दे देती है। इसी तरह गवर्नमेंट के पास कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट्स है। तो रेलवे डिपार्टमेंट्स जो पैसा कमाता है, जो भी मनी अर्न करता है, वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन उनमें से जो मेजर सोर्स की अगर मैं बात करूं, वो मेजर सोर्स है टैक्स। दैट मीन्स सिटीजन्स ऑफ कंट्री जो है, जो नागरिक है उस देश के, उनसे पैसा कलेक्ट करना और उन्हीं के लिए वो पैसा खर्च करना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ए कंट्री इज रन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, और वो पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको जाना जाता है गवर्नमेंट के नाम से। और इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स दो तरह की गवर्नमेंट है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इन दोनों की ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम वायलेंस, टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, provide healthcare facilities, education facilities, to make the rules and regulations, to make the law and order, ताकि जो लोग हैं वो किसी भी तरह की जो है मार पिटाई या फिर लड़ाई झगड़े ना करें, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स इंटरनल। तो आप देखते हैं बहुत सारे सरकारी अस्पताल जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, और गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड करती है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, तो ये सभी क्या है, गवर्नमेंट की रन की गई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है। तो ये जो फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट सिटीजन्स को देती है, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। द गवर्नमेंट रिक्वायर फंड्स टू फुलफिल ऑल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, though the government has many sources of
revenue like sale of natural resources such as petroleum, mineral, etc. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है, उस इन्वेस्टमेंट पर उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड्स भी मिलता है. प्रॉफिट फ्रॉम रेलवेज, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस एटसेट्रा. बट द मेजर एंड मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्स. तो टैक्स से बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, और गवर्नमेंट टैक्सेस से जो पैसा मिलता है उसके जरिए उस कंट्री को रन करती है. अब बात आई टैक्सेस की, तो क्या गवर्नमेंट ने सिंपली एक टैक्स लगा दिया तो क्या सभी सिटीजन्स जो है, नागरिक जो है, क्या वो उस टैक्स को पे करेंगे? कोई भी नागरिक है वो मना कर देगा कि मैं टैक्सेस की पेमेंट नहीं करूंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता. टैक्सेस क्या है? टैक्सेस एक कंपल्सरी लेवी है. दैट मीन्स अगर वो आप पर लगा दिया गया है तो वो आपको पे करना ही होगा. आपके पास चॉइस नहीं है कि आप मना कर दे या उसको इग्नोर कर दे. आपके पास चॉइस नहीं है. अगर वो आप पर लेवी किया जाता है, आप पर कोई टैक्स लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो वो आपको क्या करना होगा? वो आपको पे करना ही होगा. आपके पास कोई चॉइस नहीं. लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स लगा देगी. वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट को भी एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है. ऐसा कभी भी नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट के मन में कोई भी टैक्स लगाने की बात आई और उसने उस टैक्स को लगा दिया, लेवी कर दिया. ऐसा नहीं है. उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है. वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही कोई गवर्नमेंट टैक्सेस लगा सकती है. हाँ, एक बार अगर वो टैक्स लगा दिया गया और वो टैक्स वैलिडली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, उसके तहत वो टैक्स अगर वो लगाया गया है, तो वो टैक्स पे करना ही होगा जिस भी व्यक्ति पर वो टैक्स लगाया गया है. तो सिंपली टैक्स इज द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. हैव टू पे. चॉइस नहीं है आपके पास कि आपका मन करेगा तो आप पे करेंगे, आपका मन नहीं करेगा तो आप पे नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है. अगर आप पर एक बार लेवी कर दिया गया है, लगा दिया गया है, तो देन यू हैव टू पे, which is used to provide the public services. For example, taxes are used to pay people who works for the government. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप डिफेंस में देखते होंगे, बॉर्डर्स पर जो बहुत सारे सैनिक होते हैं, आर्मीज होती हैं, वो जो आपकी रक्षा करते हैं, तो उन लोगों को सैलरी जो पे करती है वो पे कौन करता है? गवर्नमेंट पे करती है. और गवर्नमेंट के पास वो पैसा कहाँ से आता है पे करने के लिए? टैक्सेस या जो और बाकी सोर्सेज है, वहां से जो पैसा आता है, उन सभी सोर्सेज से जो पैसा आने के बाद गवर्नमेंट उनको जो है पे करती है. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जिनको सैलरी पे करती है, सच एज मिलिट्री, पुलिस, प्रोवाइड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो ये सभी जो रन किए जाते हैं, जहां पर आप देखेंगे बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ आपका जो है, इन केस ऑफ हॉस्पिटल आपका ट्रीटमेंट किया जाता है. इन केस ऑफ स्कूल्स आपको एजुकेशन बहुत नॉमिनल प्राइस में जो है, चार्जेस में जो है आपको एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो है ये सर्विसेज आपको दी जाती है. तो इन सभी को प्रोवाइड करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए टैक्सेस लगाए जाते हैं. एंड टू मेंटेन और बिल्ड थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिज, सीवरेजेस एटसेट्रा. तो आपके जो रोड्स बनाए जाते हैं, जो आपके ब्रिज, फ्लाईओवर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, सीवरेजेस, जो आपका सीवरेज, जो वाटर जो है आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सभी जो प्रोवाइड करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा कहाँ से रिकवर किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. तो ये आपको ध्यान रखना है, टैक्सेस कोई चॉइस नहीं है, आपको पे करने ही होंगे. अगर वो वैलिडली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पावर्स दी गई है उनका यूज करते हुए अगर वो लगाया गया है, तो ऐसे में आपके पास कोई चॉइस नहीं है. टैक्स क्या है? कंपल्सरी बर्डन है. अगर हम बात करें तो कंपल्सरी बर्डन है, आपको पे करना ही होगा जिस भी व्यक्ति पर वो लगाया गया है. अगर हम इंडिया में बात करें टाइप ऑफ टैक्सेस की, तो बेसिकली टैक्सेस को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिस भी पर्सन पर वो लेवी किया गया है,
वो डायरेक्टली वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स पर कोई टैक्स लेवी किया गया है, कोई टैक्स लगाया गया है, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन कोई टैक्स लेवी तो किसी और पर किया गया है, वो जो टैक्स है वो रिकवर तो किसी और से किया जा रहा है, लेकिन उस टैक्स की पेमेंट जो है गवर्नमेंट को वो किसी और के द्वारा पहुंच रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें, मान लीजिए मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है और ये गवर्नमेंट है। तो मिस्टर जेड मिस्टर वाई को कोई गुड्स सेल करते हैं, लेट से 1000 रुपीज की, और उस पर 100 रुपीज का टैक्स जो है मिस्टर जेड क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। टोटल पेमेंट 1100 रुपीज। तो अब ये जो 100 रुपीज की का जो बर्डन है, वो बर्डन मिस्टर वाई पर लगाया गया है। अगर आप देखेंगे तो मिस्टर वाई क्या करेंगे, ये 100 रुपीज मिस्टर जेड को पे करेंगे और मिस्टर जेड आफ्टर दैट गवर्नमेंट को ये जो 100 रुपीज है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे करेंगे। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दैट मीन्स जो टैक्स का जो बर्डन है वो किसी और व्यक्ति पर है, लेकिन गवर्नमेंट जो टैक्स की कलेक्शन है वो किसी और व्यक्ति से कर रही है। यहाँ पर बर्डन मिस्टर वाई पर है, जबकि कलेक्शन मिस्टर जेड से की जा रही है। तो जनरली अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जनरली डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लेवी किया जाता है, और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स किसी गुड्स या सर्विसेज के जरिए जो है बर्डन किसी और पर डाला जाता है और कलेक्ट किसी और से किया जाता है। तो यहां पर कहा गया डायरेक्ट टैक्सेस विच आर लेविड ऑन ए पर्सन and collected directly from the person on which taxes are levied। तो इनकम टैक्स इसका एक अच्छा एग्जांपल है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पर जो टैक्स लगाया जाता है वो एक अच्छा एग्जांपल है। पहले एक वेल्थ टैक्स होता था, हालांकि इसको अब अबोलिश कर दिया गया है, दैट मीन्स इसको खत्म कर दिया गया है। तो वो भी क्या था, एक डायरेक्ट टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो ये जो टैक्सेस हैं ये किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर लेवी किए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन ऑन विच टैक्सेस आर लेविड। एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्सेस है वो कलेक्ट तो किसी और से किए जाते हैं, लेकिन उसका जो बर्डन है, उसका जो जो पे जो करता है, अगर हम बात करें एक्चुअली में वो कोई और व्यक्ति होता है। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर वाई जो है उसके ऊपर जो है उस टैक्स का बर्डन था, दैट मीन्स उनकी जेब से वो पैसा, वो इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स जो वो पैसा गया है, लेकिन कलेक्ट जो किया गया है वो किया गया है मिस्टर जेड से। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट मीन्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। तो जीएसटी में अगर आप देखेंगे तो जीएसटी में क्या होता है कि जो सेलर है वो बायर से वो जो टैक्स है वो कलेक्ट करता है और टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो एक एजेंट की कैपेसिटी में काम करता है, दैट मीन्स किसी का जो टैक्स है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास वो टैक्स डायरेक्ट ना पहुंच के इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है। इट्स इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर और कस्टमर who ultimately consume the products और सर्विसेज। तो जो बंदा, जो भी व्यक्ति अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करता है, अल्टीमेटली उसको जो है यूज करता है, उस पर उस टैक्स का बर्डन होता है। while the immediate liability to pay the tax may fall upon the another person। जबकि उसकी लाइबिलिटी जो डाली जाती है वो सेलर पर डाली जाती है जो उसको सेल करता है, सच एज मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ सर्विस और सेलर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कस्टमर या जो भी कंज्यूमर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, जिस पर वो टैक्स लेवी किया जाता है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। इसका अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिस भी व्यक्ति पर लेवी किया जाएगा, जिसकी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, वही व्यक्ति उसको गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें जिस पर उसका अल्टीमेट बर्डन है, जिसको अल्टीमेटली जो उसको कंज्यूम करता है, यूज करता है, उस व्यक्ति से क्या किया जाएगा, टैक्स पहले मैन्युफैक्चरर या फिर सेलर के पास जाता है और सेलर के बाद वो टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास जाता है।
तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में जो है गवर्नमेंट के पास वो टैक्स पहुंचता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। प्रैक्टिकली आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी की बात करते हैं तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब हमने बात की कि जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट से लगाते हैं, तो गवर्नमेंट भी हमने देखा दो तरह की गवर्नमेंट है। अगर हम इंडिया में बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो अब दोनों ही गवर्नमेंट चाहेंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेवी करे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लोगों पर लगाए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लोगों से कलेक्ट करे, और जो है लोगों को सर्विसेज, जो लोगों को जो फैसिलिटीज है वो है प्रोवाइड करे। तो अब अगर देखा जाए, अगर इस तरह की पावर अगर दे दी जाए तो लोग क्या करेंगे, उसको मिसयूज करेंगे। लोग, गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का अनाप शनाप जो टैक्स है वो क्या करेंगे, लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। और वो जो प्रोसीजर है और वो जो पावर है, वो पावर दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का, जो भारत का जो संविधान है, वो सुप्रीम पावर है। गवर्नमेंट से भी ऊपर अगर कोई पावर है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और भारत का संविधान यह पावर देता है टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, टैक्सेस लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अनाप शनाप अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स लगा देंगे। उसके लिए एक प्रोसीजर बताया गया, उस प्रोसीजर के जरिए ही आप वो टैक्स लगा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी पावर है। द पावर ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, whether central tax or state tax emerges from the constitution of India। तो कोई भी टैक्स लगाना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स लगाना है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है, उसकी पावर कहां से मिलेगी, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी ऐसा टैक्स, कोई भी ऐसा कानून जो भारत के संविधान के अनुसार नहीं है, तो वो क्या है, इलीगल है, वॉइड है। दैट मीन्स उसका जो है कोई भी ऑपरेशनल, कोई भी इंपैक्ट जो है नहीं आ सकता। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, वो किस तरह से गवर्नमेंट्स को पावर देता है टैक्सेस लगाने की। Any law which is not in conformity with the constitution, whether a tax law or any other law, is illegal and void। A study of basic provision of Constitution of India is necessary to understand how a tax law in India can be enacted। तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए अगर आप यह समझना चाहते हैं कि इंडिया में अगर कोई टैक्स लॉ, कोई जो है, अगर टैक्स लगाने का कोई कानून अगर इंडिया में इनेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो उसको कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा समझना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया। इट फ्रेम्स फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी बातें की गई है, कुछ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, उनके राइट्स, गवर्नमेंट्स के राइट्स क्या है, गवर्नमेंट्स की पावर्स क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताई गई है। इट इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड नॉट पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। दैट मीन्स इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। दैट मीन्स जो अल्टीमेट जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करती है जो भारत के संविधान के अनुसार नहीं है, तो ऐसे में उस गवर्नमेंट के जो उस काम को जो है, उसको जो है कैंसिल किया जा सकता है, इनऑपरेटिव किया जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर सुप्रीम पावर की अगर बात की जाए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जो सुप्रीम पावर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसी भी गवर्नमेंट को भी किसके अकॉर्डिंग चलना होगा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तो उसके द्वारा कोई भी किया गया ऐसा काम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है, वो क्या है, इलीगल है, वो वॉइड है, उसकी जो है कोई भी इम्प्लीकेबिलिटी नहीं है, वो जो है
इलीगल है, और बाय दी सुप्रीम कोर्ट जो है आप कई बार देखते भी हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स के जो है डिसीजंस को जो है कैंसिल कर दिया जाता है, ओवरराइड कर दिया जाता है। It is not created by the parliament but by the constituent assembly and adopted by its people with a declaration in its preamble. Parliament cannot override it. So that means parliament, अगर हम बात करें गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कोई भी अपनी मर्जी से ऐसे काम नहीं कर सकता। उनको क्या फॉलो करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फॉलो करना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितनी भी बातें कही गई है, जितनी भी बातें बताई गई है, वो बताई गई है थ्रू आर्टिकल्स। हम देखेंगे जब हम टैक्स लॉज की बात करेंगे, तो जो टैक्स लॉज होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एक्ट जो है वो इनेक्ट किए जाते हैं। दैट मीन्स कोई भी टैक्स लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, जिसको हम जनरली एक्ट बोलते हैं, और एक्ट में कोई भी बात कही जाती है वो सेक्शंस में कही जाती है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो बात कही गई है वो सभी बातें इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स बताई गई है। तो यहां पर अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 265, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल नंबर 265, जो बात करता है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। दैट मीन्स कोई भी ऐसा टैक्स जो अथॉरिटी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उसको इम्पोज नहीं कर सकते, आप उसको लेवी नहीं कर सकते। अब यहां पर अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब समझना जरूरी हो जाता है। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब यहां पर समझाया गया कि कोई भी टैक्स लगाने के लिए क्या होना जरूरी है? कानून होना जरूरी है। दैट मीन्स कोई एक्ट होना जरूरी है। विदाउट एक्ट, विदाउट अथॉरिटी अगर आप कोई भी टैक्स लगा देते हैं तो वो वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, आप उसको डिनाई कर सकते हैं। नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगी, जब तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ना ही कलेक्ट किया जा सकता। द टर्म लॉ इन दिस आर्टिकल मीन्स स्टैट्यूट लॉ। तो यहां पर लॉ का मतलब जो है वो क्या है? स्टैट्यूट लॉ, कानून। एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर्स लाइक इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दैट मीन्स इनकम टैक्स जो लगाया गया है वो थ्रू एन एक्ट लगाया गया है, और उस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी के रिगार्डिंग जो एक्ट है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो दैट मीन्स जीएसटी लगाने के लिए भी एक कानून बनाया गया, और उस कानून के जरिए ही वो टैक्स लेवी किया गया। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है और सिंपली आपसे कहा जाता है कि कल से आपसे एक टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, तो वो क्या है? वो इलीगल है, वो बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है। तो ऐसे में वो टैक्स ना तो लगाया जा सकता, ना ही कलेक्ट किया जा सकता। जब हम बात करें बहुत पहले के समय की, तो पहले के समय में क्या होता था कि जनरली एक ट्रेडिशन था कि जो देखा जाता था, जो एक गांव का जो मुखिया होता था वो क्या करता था? वो कहता था कि सभी लोगों को जो है मंथली बेसिस पर 50 रुपीज जो है वो मुझे जमा कराने हैं। तो सभी लोग क्या करते थे? उसके डर से कह लो या फिर किसी और वजह से कह लो, 50 रुपए जो है हर महीने उनको जो है वो प्रोवाइड करते थे, उनको जो है डिपॉजिट कराते थे। तो बाद में कहा गया कि ये जो 50 रुपए कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये क्या है? ये एक तरह का टैक्स है। लेकिन इसको क्या किया गया? इसको जो है रोका गया, ओवरराइड किया गया, कि कोई भी टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, जिसके लिए कोई कानून ही नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली में जो है प्रैक्टिकली जो है वो केस स्टडीज है,
मणिपुर है, मणिपुर में एक गांव था जहां पर एक प्रथा चल रही थी कि क्या करना है, 50 रुपीज टू द हेडमैन ऑफ द विलेज, जो गांव का जो मुखिया होता है उसको 50 रुपए जमा कराने। द कस्टम, जो प्रथा चल रही थी, वाज कंटिन्यूइंग सिंस एजेस, बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी। द कोर्ट सेड, जब यह मामला जो है, जब यह विषय जो है कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा इट वायलेट्स आर्टिकल 265, ये आर्टिकल 265 का उल्लंघन है, क्योंकि यहां पर क्या है, अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है। बिकॉज देयर इज नो अथॉरिटी ऑफ लॉ बाय विच ऑल द विलेजर्स वर रिक्वायर्ड टू पे दिस मनी। तो यहाँ पर कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है, तो ऐसे में जो विलेजर्स हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको ऐसी कोई अमाउंट पे करने की, डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं। तो किसी भी टैक्स को लगाने के लिए क्या होना जरूरी है, अथॉरिटी ऑफ लॉ होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी के लिए एक कानून बनाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स के लिए कानून बनाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जितने भी आपके टैक्सेस रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक्साइज है, कस्टम है, तो इन सब के लिए भी क्या बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, और उन कानूनों के जरिए, उन एक्ट्स के जरिए ही वो जो टैक्सेस है लेवी किए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं। तो नो लेवी कैन बी इम्पोज्ड either by executive action or by a resolution of the house. Law can be imposed only through an act of legislature. Further, the law must be a valid law. तो दैट मीन्स सिर्फ एक्शन ले देना, एक टैक्स लगा देना, उसके लिए कोई कानून ना बनाना, ऐसा करना इलीगल है। या फिर एक जो आपका पार्लियामेंट्स होती है, वहां पर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि जो है ये टैक्सेस लगाया जाएगा, वो भी क्या है, इलीगल। क्योंकि मेयरली जो रेजोल्यूशन है, केवल रेजोल्यूशन पास कर देने से जो है कानून नहीं बनते, उसके लिए क्या बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, कोई एक्ट जब बनता है, वो एक्ट कैसे बनता है, पहले जो भी गवर्नमेंट जो उस कानून को बनाना चाहती है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो वो क्या करती है, एक बिल जो है वो बिल बनाती है। उसमें क्या होता है, आपके ड्राफ्ट प्रोविजंस होते हैं। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है उस कानून के जरिए, और वो जो बिल है वो पार्लियामेंट में रखा जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो बिल रखा जाता है। और वहां पर जो प्रेजेंटेड मेंबर्स होते हैं, उनकी वोटिंग्स के बेस पर वो बिल पास किया जाता है। वहां पर क्या होती है, वोटिंग्स होती है। जो भी मेंबर्स वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं उस असेंबली में, चाहे वो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर जो मेंबर्स होंगे वो थ्रू वोटिंग्स क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। और अगर मान लीजिए वो बिल वहां पर पास हो गया, मेजोरिटी लोगों ने जो है उसको पास करने की जो है वो अपनी वोट दे दी है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट अगर उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये जो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में रखा जाता है, उस पर वोटिंग होती है, तो इस बीच में बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस को लेकर अपना ऑब्जेक्शन जाहिर करते हैं, अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर करते हैं कि उन्हें ये कुछ प्रोविजन जो है वो सही नहीं लग रहे हैं, या तो उनको डिलीट किया जाए, या उनको मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, या उनको लगता है कुछ और प्रोविजंस जो ऐड कर देने चाहिए, वो जो बिल में नहीं रखे गए, कुछ और बातें जो है वो उनको ऐड करवानी है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको जो है प्रस्ताव को जो है वापस से पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखते हैं। और आफ्टर दिस डिलीशन, मॉडिफिकेशन, एडिशन, जब फाइनल वो हो जाता है, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद फर्दर उस पर जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मोहर लगाते हैं, और उसके बाद वो क्या बनता है, कानून बनता है। तो यहां पर कहा गया कि किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया गया मेयरली, उस रेजोल्यूशन पास करने से कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए एक्ट होना जरूरी है, कानून होना जरूरी है। और कानून बनाने के लिए क्या करना होगा, कानून बनाने के लिए एक बिल जो है वो पेश करना होगा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में,
जो भी गवर्नमेंट वो टैक्स, जो भी गवर्नमेंट वो कानून बनाना चाहती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो पार्लियामेंट में बिल को रखेगी, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने बिल को जो है वो रखेगी, और उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, सब कुछ फाइनल होने के बाद उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर मेजर जो है मेंबर जो है उसको वोट कर देते हैं, सबकी सहमति हो जाती है मेजर मेंबर्स की, तो उसके बाद वो जो है प्रेसिडेंट सर की जो स्टैंप लगती है, मोहर लगती है, उनकी जो स्वीकृति उसको दे दी जाती है, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो यहां पर कहा गया, if an act is passed by parliament legislative assembly it becomes a law। तो यहां पर बाय द मेंबर जब वो पास कर दिया जाता है, दैट मीन मेजोरिटी उसके फेवर में वोट कर देते हैं। ए मियर रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट इज नॉट ए लॉ। अगर आपने सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास कर दिया तो वो एक कानून नहीं बन सकता। अल्टरनेटिवली इफ द गवर्नमेंट हैज सिंपली इशूड ए सर्कुलर इट इज नॉट ए लॉ। मान लीजिए गवर्नमेंट ने सिर्फ एक सर्कुलर इशू कर दिया कि कल से हम ये नया टैक्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, इलीगल है, वॉइड है। Income tax is levied in India under the authority of law. In this relation, the law is Income Tax Act 1962, which was passed by the Parliament. It is 1961. We must understand that law can only be made by elected representative through MPs or MLAs must sit together and they can form a law. The finance minister cannot make a law himself. तो मैंने आपको बताया कि कोई भी जो लॉ बनाया जाता है उसके लिए पहले कुछ ड्राफ्ट प्रोविजंस को ड्राफ्ट किया जाता है जिनको बिल कहा जाता है, और वो बिल जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट में रखा जाता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है, और वहां पर जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, एमपीज होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पर वोटिंग करते हैं, और अगर मेजर वोटिंग जो है इन फेवर है तो वो बिल पास हो जाता है, और उसके बाद जो है फाइनली प्रेसिडेंट सर की जो उस पर स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर अगर चाहता है, अकेले उसके चाहने से लॉ नहीं बन सकता, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेंबर्स है, वो क्या करेंगे, उस पर वोटिंग करेंगे, और जब मेजोरिटी वोटिंग फेवर में होगी तभी वो जो है बिल पास हो पाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, मणिपुर के अंदर एक ऐसी प्रथा थी, एक ऐसी रीति चली आ रही थी कि जो विलेज का जो गांव का जो मुखिया था उसको लोग क्या करते थे, 50 रुपीज की पेमेंट करते थे। इसके लिए कहा गया, कोर्ट में जब यह मामला गया तो उसमें कहा गया कि यह जो है इलीगल है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है, आर्टिकल 265 का उल्लंघन है, तो ऐसी जो प्रथा है उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम under which sugar manufacturer had to meet some export targets. If they fall short of the export targets, an additional excise duty would be levied. तो कहा गया कि जो चीनी बनाते हैं उन चीनी बनाने वालों को कहा गया कि उनको कुछ एक्सपोर्ट टारगेट्स दिए गए कि आपको कंट्री से बाहर माल बेचना है, और अगर आपने वो टारगेट पूरे नहीं किए तो आपको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है वो पे करनी होगी। तो इसके लिए जब एक कोर्ट में यह मामला गया तो कहा गया, द कोर्ट चैलेंज दिस saying that there is no authority of law to collect the additional excise duty. That is to say, the government cannot levy this by itself because it has not been passed by the parliament. तो बेसिकली कोई एडिशनल टैक्स लगाने के लिए भी क्या करना होगा, जो है अथॉरिटी ऑफ लॉ की जरूरत होगी। जो कानून है उसके उसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए उस टैक्स को लेवी करने के लिए। अगर कोई कानून नहीं है, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ आपने उसको लेवी कर दिया है, वो क्या है, वो इलीगल है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जनरली गवर्नमेंट तो लगाती ही है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोर्ट जाना होगा, और कोर्ट में जब इस पर डिस्कशन होता है, इस पर बहस होती है, और कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर जो अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस टैक्स को जो है, उस जो भी ड्यूटी को जो भी वो लगाई गई है उसको क्या कर देगी, उसको इलीगल जो है डिक्लेयर कर देगी, और ऐसे में गवर्नमेंट अब वो टैक्स या वो ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जनरली कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो पहले कानून बनाती है, और कानून बनाने के बाद ही जो टैक्स है वो लगाया जाता है।
तो इन सभी एग्जांपल्स में कोर्ट क्लियरली मेंशंस दैट any tax or fine cannot be collected unless it has been passed by the authority of law.